जय मूल निवासी साथियों, एमएनटी हिंदी प्राइम टाइम लाइव चर्चा में मैं सांगली से डॉक्टर वैशाली पवार आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की चर्चा को शुरुआत करने से पहले आज सुबह 25 अगस्त को फुले शाहू अंबेडकरी विचारों के वरिष्ठ कार्यकर्ता, आंदोलनकर्ता, समाज चिंतक, क्रांतिकारी लेखिका, अंतरराष्ट्रीय समाज शास्त्रज्ञ डॉक्टर गेल ओम्बेट आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। बामसेफ के कई अधिवेशनों में आकर उन्होंने हमें प्रबोधित किया है। डॉक्टर गेल ओम्बेट इनको बामसेफ तथा बामसेफ के सभी ऑफशूट विंग की तरह से विनम्र अभिवादन। साथियों, अगर आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो हमारे एमएनटी न्यूज नेटवर्क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यह प्रोग्राम ट्विटर पर भी जारी है। आज 25 अगस्त यानी कि मंडल कमीशन के जनक, पूर्व चीफ मिनिस्टर, बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर, बहुजन समाज के प्रतिनिधित्व के संघर्ष के महान योद्धा श्रुतिशेष मूल निवासी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इनका जन्मदिन। मूल निवासी मंडल साहब को उनके जन्मदिन पर विनम्र अभिवादन तथा समस्त मूल निवासी बहुजन समाज को बधाई। आप सभी जानते हैं कि 1979 में मंडल आयोग का तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था बिहार में। इस आयोग का कार्य ही यही था कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कराना, और इसके अध्यक्ष थे मूल निवासी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। समानता केवल समान लोगों के बीच ही होती है। असमान को समान के बराबर रखना यानी कि असमानता को मजबूती प्रदान करता है। यह मंडल कमीशन का रिपोर्ट का मूल वाक्य था। और इस सप्ताह में हम इसी मंडल कमीशन के आयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से मंडल कमीशन के संदर्भ में जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर हमने चर्चा की है और उसी श्रृंखला की अगली कड़ी में आज हम मंडल कमीशन की सिफारिश से ओबीसी मुक्ति का द्वार इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर हमें प्रबोधित करने के लिए, हमें इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमने आज कई मान्यवर वक्ताओं को यहां आमंत्रित किया है। इसमें सबसे पहले मैं स्वागत करती हूं बिहार से मूल निवासी एडवोकेट जयराम प्रसाद कुशवाहा सर, पीपीआईडी के प्रदेश अध्यक्ष है। इसी विषय पर अपना चिंतन रखने के लिए हमारे साथ है मूल निवासी एडवोकेट आरएस वर्मा सर, मध्य प्रदेश से पीपीआईडी के प्रदेश अध्यक्ष। और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मूल निवासी अरुण कुमार गुप्ता सर बिहार से है और अर्जक संघ के अध्यक्ष हैं। मैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क की तरफ से सभी मान्यवरों का यहाँ स्वागत करती हूँ। और चर्चा को शुरुआत करते हुए मैं एडवोकेट आरएस वर्मा सर से यह जानना चाहूंगी कि सर, हम मंडल कमीशन आयोग के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को यह बता दीजिए कि मंडल कमीशन आयोग ने ओबीसी के लिए कौन कौन से और किन किन क्षेत्रों में प्रावधान किए हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए सर। एडवोकेट वर्मा सर जी, धन्यवाद मैडम। जय भीम, जय मूल निवासी। हमारे इस एमएनटी न्यूज चैनल को देख रहे समस्त दर्शकों को और जो लोग सुन रहे हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबको जय भीम, जय मूल निवासी। आज जैसा कि इस आयोग, मंडल आयोग के अध्यक्ष महोदय का जन्मदिन था और इस जन्मदिन के अवसर पर हम उन्हें अभिवादन करते हैं तथा हमारे बामसेफ के लिए मूल निवासी गेल ओम्बेट के द्वारा कई प्रबोधन किए गए और आज उनका देहांत हो चुका है। इस कारण से उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विषय पर अपनी बात रखूंगा।
जैसा कि यह विषय जो है, ये विषय आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है और इस विषय की चर्चा की शुरुआत करते हुए मैं यह बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान ने जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की कल्पना की थी, उस कल्पना को इस मैंने भारतीय संविधान में जो पूरे भारत के रहने वाले नागरिकों के लिए जो कल्पना की थी, उस कल्पना को साकार करने के लिए भारत के संविधान ने अनुच्छेद 14 का प्रावधान किया है, समानता का। तो अनुच्छेद 14 समानता का जो अधिकार है, वो मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार को पूर्ण रूप में देश में स्थापित करने के लिए अन्य कई टूल्स बनाए गए थे। उन टूल्स में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342, ये 3 अनुच्छेद किसके लिए बनाए गए थे? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 को इस देश में स्थापित करने के लिए। जैसा कि भारत के संविधान में हमने प्रस्तावना में शुरुआत की है, हम भारत के लोग से, और इस प्रस्तावना के माध्यम से, इस संकल्प के माध्यम से हम इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय स्थापित करने की बात कही है, समस्त व्यक्तियों को अवसर उपलब्ध कराने की बात कही है तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित रहे, देश की एकता और अखंडता बनी रहे, ऐसी भी संकल्प हमने लिया है। तो इस संदर्भ में जब हम देखते हैं कि इस देश में जातियां और जातियों के आधार पर अधिकारों से वंचित करने की व्यवस्था जब देश धार्मिक ग्रंथों से संचालित होता तब था, तो उस व्यवस्था को, माने उस जातीय व्यवस्था को अस्वीकार इस देश में भी करना नामुमकिन है। तो उन जातीय व्यवस्थाओं के कारण जाति के आधार पर हमें ज्ञान बल से, धन बल से और शस्त्र बल से, इन तीनों बल से वंचित किया गया था और इसीलिए इस क्षेत्र में भारत के संविधान ने जब व्यवस्था दी तो उस व्यवस्था के अनुसार यह कहा गया कि ऐसे कौन से लोग हैं इस देश में जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनकी दशा क्या है, इनके बारे में इनकी समस्याएं क्या है, इन समस्याओं के जानकारी के लिए और निदान के लिए आयोग बनाने की गठन करने की व्यवस्था थी अनुच्छेद 340 में, जिसमें राष्ट्रपति महोदय एक कमीशन नियुक्त करेंगे। तो पहला कमीशन काका कालेलकर आयोग के नाम से बना था और दूसरा जो आयोग बना वो बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में बना था। तो बीपी मंडल साहब के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस रिपोर्ट के माध्यम से इस देश के संविधान के अनुच्छेद 14 को फुलफिल किया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि भारत के संविधान का पहला संशोधन 1951 में आया और वह आया अनुच्छेद 15 के संदर्भ में। अनुच्छेद 15 क्या कहता रहा कि लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, स्थान के आधार पर और धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पहली बार ही समस्या खड़ी हुई और इस समस्या के समाधान के लिए 15(4) अमेंडमेंट करके लाया गया। और 15(4) क्या कहता है? 15(4) ऐसा कहता है कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। माने जो है अनुच्छेद 15 का मुख्य वाक्य, उस मुख्य वाक्य को उप नियम 4 के माध्यम से उसको संशोधित करते हुए, पहला संशोधन करते हुए इसमें समाहित किया गया। तो इस तरह से मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की बात को शेयर करते हुए अपनी बात आगे कहूंगा कि शिक्षा के अभाव में मति नष्ट हुई, मति के अभाव में नीति नष्ट हुई और नीति के अभाव में गति नष्ट हुई, गति के अभाव में धन नष्ट हुआ और धन के अभाव में मूल निवासी का पतन हुआ। ये सब अनर्थ अशिक्षा के कारण हुआ, ऐसा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब ने कहा। तो
इस देश की ये सच्चाई रही है। तो इस दिशा पर जब बीपी मंडल साहब ने आयोग के माध्यम से जो सिफारिशें की, उन सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश पहले नंबर पर ही उन्होंने दी है कि खुली प्रतिस्पर्धा में मेरिट के आधार पर चुने गए ओबीसी अभ्यर्थियों को उनके लिए निर्धारित 27% आरक्षण के कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा। सबसे पहली बात और सबसे मोटी बात कि जब ओबीसी के लिए, जिसकी संख्या 52% है इस देश में, उन लोगों के लिए 27% आरक्षण शिक्षा में और नौकरियों में, केंद्र सरकार की नौकरियों में जो दिया गया, उस 27% के प्रतिनिधित्व के बारे में यह कहा गया कि यदि कोई अभ्यर्थी जो ओबीसी का है वह मेरिट पर आता है तो वह अलग श्रेणी में गिना जाएगा और ओबीसी के 27% सीटें अलग से आरक्षित रहेंगी, ऐसी बात कही गई। लेकिन वर्तमान समय में जो सरकार की नीतियां हैं, वो नीतियां इसके ठीक विपरीत है। तो ये दूसरी जो पहली बात कही कि मुक्ति का द्वार, ओबीसी के मुक्ति का द्वार, क्योंकि प्रमोशन में प्रतिनिधित्व करने की जो बात कही है कि जैसे प्रमोशन है, किसी व्यक्ति की नौकरी लगी और उस व्यक्ति का प्रमोशन हुआ और उस प्रमोशन के लिए उसे रिजर्व किया गया, तो उससे सीटें बढ़ेंगी और सीटें बढ़कर उसकी जो संख्या है, वो संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए समानता की ओर हम बढ़ेंगे। दूसरी बात, यही बात दूसरी सिफारिश में उन्होंने कही थी कि ओबीसी आरक्षण सभी स्तरों पर प्रमोशन कोटा में भी लागू किया जाएगा, माने प्रमोशन के संदर्भ में भी यह लागू रहेगा 27% रिजर्वेशन। फिर तीसरी बात उन्होंने जो तीसरा अपना सिफारिश की थी कि इस जो आयोग बनेंगे और जो कार्रवाइयां की जाएंगी, इसमें जितने भी कर्मचारी होंगे वह संबंधित प्राधिकारियों द्वारा हर श्रेणी के पदों के लिए रोस्टर व्यवस्था लागू की जाएगी, जैसे कि एससी और एसटी के लिए लागू है। तो इस तरह से इनकी तीसरी सिफारिश रही। चौथी, सरकार की ये व्यवस्था बनी, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि जो ये आयोग है उसने ओबीसी के पूरे वर्ग के लिए, समस्त क्षेत्रों के लिए रिजर्वेशन की बात कही है। तो इसमें चौथी बात जो उन्होंने कही है कि वित्तीय सहायता प्राप्त जितने भी संस्थान हैं, जितने भी संस्थान हैं जिन्हें केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, वहां पर भी यह 27% प्रतिनिधित्व का नियम लागू रहेगा, ऐसी बात भी इसमें कही है, जबकि ऐसा दिखता नहीं है। फिर अगली बात उन्होंने कही कि ये जो सिफारिशें हैं, इन सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यदि हम करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सरकारें इस दिशा में कानून बनाएगी, अधिनियम बनाएगी और प्रक्रिया और संशोधन शामिल करते हुए इस तरह से बनाएगी जिससे यह पूर्ण रूपेण लागू किया। हमारे सरकार से यह बात कही गई कि जो ये रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो सिफारिशें दे रहे हैं, उन सिफारिशों के संदर्भ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाए और कानून बनाकर प्रावधान करे, अधिनियम बनाए और प्रक्रिया बनाए कि किस तरह से इसे लागू किया जा सकता है। शैक्षणिक व्यवस्था का स्वरूप इस तरह से होना चाहिए कि जिससे सभी लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व, जो कि हमारे ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको स्कूल छोड़े, ड्रॉप आउट जिसे बोलते हैं, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो यह बात भी कही गई सिफारिश में कि ऐसे ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं उन्हें रहने के लिए और उन्हें खाने के लिए मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि वह ठीक ढंग से पढ़ सके। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब ने जो शिक्षा का महत्व बताया, तो इस सिफारिश में शिक्षा के मामले में भी सिफारिश की गई कि ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए जो व्यावसायिक भी हो और गुणवत्ता युक्त हो, जिसके माध्यम से ओबीसी के उन विद्यार्थियों का कल्याण हो सके। ये बात भी इस सिफारिश में जुड़ी हुई थी। और इसके साथ साथ इसमें एक विशेष बात भी कही गई थी कि इस तरह की जो कार्यवाहियां होगी, जैसे किसी कोचिंग संस्थान बनाया गया, व्यावसायिक संस्थान बनाए गए, उनमें सभी लोग इसी वर्ग के होंगे जो इन योजनाओं को संचालित करेंगे। जैसे वित्त निगम बनाया गया, तो वित्त निगम यदि बनाया गया तो वित्त निगम के माध्यम से जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी वित्तीय, उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने वाले लोग ओबीसी के ही रहेंगे। माने जिस वर्ग के लिए ये
काम हो रहा है उसी वर्ग के लोग उसमें शामिल रहेंगे ताकि इसका क्रियान्वयन बहुत बेहतर ढंग से हो सके। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ओबीसी के मुक्ति का द्वार ये बन सकता था, क्योंकि इसमें सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और वित्त के माध्यम से, नौकरियों के माध्यम से, व्यवसायिक के माध्यम से ये आगे बढ़ सकते थे। तो निश्चित तौर से पूरी तरह से ये आयोग की सिफारिश जो 40 बिंदुओं पर था, जिसमें हमारे देश में केवल 2 बिंदुओं पर यह सिफारिशें लागू है, लेकिन केवल दिखावटी रूप में लागू है। यदि वास्तविक रूप से लागू होती तो निश्चित तौर से बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिल रहा होता। जी सर, जी सर। धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण और विस्तृत रूप से आपने जानकारी दी है। धन्यवाद सर। इसके बाद मैं मूल निवासी अरुण कुमार गुप्ता सर, सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ हाँ हाँ। सर मैं हाँ सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या मंडल कमीशन आयोग ने ओबीसी के जातिगत जनगणना की वकालत की थी क्या? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो भारतवर्ष में मूलतः जो जातीय व्यवस्थाएं हैं, इस जातीय व्यवस्थाओं में जो भी हजारों जातियां बनी हुई है, जो मनुस्मृतिकारों ने भारत के संविधान में जो व्यवस्था है उसमें ऐसी बातें है कि जात के आधार पर किसी को ऊंच माना जाता है, जात के आधार पर किसी को नीच मानता है। जातीय आधार पर जिस व्यवस्था में सम्मान और अपमान मिलता हो, ऐसी व्यवस्था को हम जिंदा रख करके जो गलत काम कर रहे हैं, संविधान का यहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके नियमों का, चाहे जो भी अनुसंधान हो, अनुच्छेद हो संविधान का, वो समता मूलक समाज का इसमें कोई बू नहीं है। जिस देश में, जिस समाज में भीख लेने वाला ऊंच हो, भीख देने वाला नीच हो, ऐसी व्यवस्था चलती हो, उसमें कभी ज्योतिबा फूले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर का विचार स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए हमें जातीय बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे अर्जक संघ का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने में हमें टाइम लगेगा। और इस देश में जो भी हैं, वाम सेप या अर्जक संघ या वाम सेप में कई ग्रुप के लोग हैं, बहुत से मानववादी संगठन है जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम, ज्योतिबा पेरियार के नाम से चल रहे हैं। जब तक हमारे देश में ये व्यवस्था, जातीय व्यवस्था रहेगी, तब तक हम समाज में कुछ कर नहीं पाएंगे। और मानव में ये गलत, ये प्रदूषण है। नहीं आ रहा है सर, नेट की गड़बड़ी यहाँ है। हेलो। हाँ सर बोलिए। नेट की गड़बड़ी थोड़ा चल रही है, यहाँ काफी बदली लगी हुई है। और जी सर बोलिए। और यहाँ जो ज्योतिबा फूले पेरियार जिस युग में हुए थे, हमारे मंडल कमीशन का 40-42 वर्ष गुजर गए, और 40-42 वर्ष में हमारे लोग किस तरह से नपुंसक बना दिए गए हैं कि इसके लिए आवाज बुलंद नहीं किया, जबकि संविधानिक अधिकार हम पिछड़ों का है कि 52% जनसंख्या होने के बाद हमको 27% आरक्षण का प्रावधान संविधान में है। और जिसको संविधान में 1% का प्रावधान नहीं है, वो 10% अपना संविधान में आरक्षण बरजोरी जबरदस्ती ले लिया। हमारे बैकवर्ड के नेता ग्लैडली उसको दे दिया, लेकिन इनके 90% जो पिछड़े दलित हैं, अकलियत हैं, उनको आज तक संविधान का कुछ अनुच्छेद भी इनको मालूम है कि ना है। क्या ऐसी व्यवस्था को हम कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं जिस समाज के सारे नेता लोग संविधान विरोधी वर्क करते हो, संविधान विरोधी कार्य करते हो? हम कैसे बीपी मंडल जी को हमें आत्मसात करेंगे? हम संविधान को हम आत्मसात करके ले चलेंगे, संविधान का रक्षा हम कैसे कर सकेंगे? यही सब फैक्टर है जिस वजह से पेरियार, ज्योतिबा फूले या कबीर जैसे चिंतक देश में असफल रहे। और इस देश में जो व्यवस्थाएं हैं, ब्राह्मणी व्यवस्था हो
या मनुस्मृति कारों की व्यवस्था हो, एक इंसान में गलत जाति का भेद पैदा करके, गलत जाति पैदा करके, हजारों जाति बना करके वो अपना तो उल्लू सीधा कर लिया, लेकिन 90% बैकवर्ड को आज तक जातीय आधार पर इतना दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है, इतना निर्धनता का, शिक्षा का अभाव, हर क्षेत्र में अभाव ही अभाव। और हमारे लोग मंडल आयोग सिफारिश लागू करने की जो बात करते हैं, अब वो युग नहीं है। मंडल आयोग की बात करना ही हम मूर्खता समझते हैं, बेवकूफी समझते हैं। अरे अधिकार की बात जगदेव प्रसाद के तरह करना चाहिए। अर्जक संघ कहता है कि 100 में हम 90 हैं तो 90 भाग हमको लेना चाहिए। वो चला गया 10% यहाँ का सवर्ण है, 10% ले लिया तो 90% को 90% दे देना चाहिए। इसमें झगड़ा और लड़ाई की बात कहाँ है? संविधान का गला घोंटा जा रहा है। जी हेलो, हाँ बोलिए सर। तो संविधान का हवाला दे करके जब हम पदार्थ के नियम को जानते हैं, प्रकृति के घटनाओं को जानते हैं कि आज का वस्तु कल पुराण पड़ जाता है, आज का विज्ञान कल पुराण पड़ जाता है, तो ये 40-42 वर्ष से हम संविधान का गाथा गा रहे हैं। आज जो संविधान का गाथा जो वर्ग नहीं गाया, जो हमारा धन लेकर के बैठे हुए, धरती लेके बैठे हुए, हमारा शिक्षा नीति लेकर के, हमारे देश का पूंजी लेकर के बैठा हुआ, वो अपना 10% ले लिया। हमारे ये 330 सांसद जो नपुंसक बन करके पार्लियामेंट में हाथ थपथपा रहे हैं और सवर्ण को 10% आरक्षण, जबकि भारत की धरती उसी 10% के अधीन में है, भारत का सारा पूंजी उसी 10% के अधीन में है। 90% आज भी उन्हीं का गुरहिताव, उन्हीं का जूता चाट रहा है। ऐसी स्थिति क्यों बना दिए? क्योंकि आज भी हम इन्हीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम बने हुए हैं। चूंकि हमारे जितने भी लीडर हैं सब उनके चमचागिरी में, उनके खुशामद में लगे हुए हैं। चाहे मुख्यमंत्री बन करके खुशामद करें, चाहे राष्ट्रपति बनकर के खुशामद करें, इनको स्वाभिमान नाम का कोई चीज नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था, हमारे रामस्वरूप वर्मा अर्जक संघ के संस्थापक खुद कहे थे, जिस व्यवस्था में, जिस समाज में भेदभाव, ऊंच नीच, जातिगत आधार पर जो चलता हो, सम्मान अपमान, उसको जब तक आदमी बूझेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक वो क्रांति नहीं कर सकता है। वो सुधार कर सकता है, क्रांति नहीं कर सकता है। क्रांति का अर्थ आज भी भारत के 90% बैकवर्ड नहीं समझ पाए हैं, जिसका नतीजा बुद्ध भी किए, सुधार किए, कबीर भी किए, सुधार का काम किए। क्रांति का अर्थ होता है कि जीवन के चारों क्षेत्र में आमूल परिवर्तन, सांस्कृतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। ऐसी व्यवस्था भारत में आज तक नहीं हुआ। ज्योतिबा फूले, पेरियार साहब, इन लोगों ने तो स्पष्ट कह दिया, और इसके बाद भी हमारे लोग के कान तक जू नहीं आया कि पेरियार, ज्योतिबा फूले, कबीर क्या कह रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान भारत में आए, चले गए। इतना बेहतर बिहार में पैदा कर्पूरी जी मंडल आयोग के सिफारिश को लागू किया। 27% आरक्षण जब कर्पूरी जी लागू किए तो 10% हम लोग के सामने में हम लोगों को मारा पीटा गया, बड़ी भगदड़ मची। 10% 27% लागू करने के लिए कर्पूरी जी को गाली पढ़ा गया कि आरक्षण कहां से आई, तो कर्पूरी के माई भी आई, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी उठाओ छुड़ा। लेकिन ये 90% बैकवर्ड, जो में 100 कुछ सांसद हैं दलित के, और बैकवर्ड से 300 सांसद दलित बैकवर्ड अकलियत आज दिल्ली में सांसद बैठे हुए हैं, और 10% आरक्षण दे दिया। और हमारे नेता कहते थे कि हम तो अपना मैनिफेस्टो में 15% सब उनको आरक्षण दे दिए हैं, अपने घर से दे दिए, तो 90% हम पिछड़ों को दो। ये हमारे लोग ही। मैं आपके पास वापस आऊंगी, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। इसके बाद मैं जानना चाहूंगी कुशवाहा सर। सर मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 70% तकनीकी तथा पेशेवर संस्थानों में
आरक्षण की वकालत करने के पीछे क्या कारण था? इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए सर। जी, सबसे पहले गिल ओम्बेट मैडम को अर्धांजलि और बीपी मंडल साहब को आज जो जयंती है उस जयंती के अवसर पर शत शत नमन, साथ ही सभी पैनलिस्टों को और आपको भी जय भीम जय मूलवासी। बीपी मंडल के पहले आजादी के बाद जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 340 के अनुसार काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में हुआ, 29 जनवरी 1953 को, और कालेलकर 30 मार्च 1955 को अपना रिपोर्ट सबमिट किया, लेकिन वह रिपोर्ट लागू नहीं हुआ, ठंडे बस्ते में रखा रह गया। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो बहुत चालाकी से देसाई ने कहा कि वह रिपोर्ट बहुत पुराना हो गया है, इसलिए नया रिपोर्ट चाहिए। उसके लिए मंडल कमीशन बनाया गया 1978 में, और बीपी मंडल साहब अपना रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को सबमिट कर दिए, और सबमिट करने के बाद इसी बीच में देसाई की सरकार गिर गई और पुनः कांग्रेस की सरकार बनी। अगुआ बना इंदिरा गांधी। गांधी ने उसको लागू ही नहीं किया, और मंडल कमीशन में जो बातें आई उसमें मंडल साहब ने सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कसौटियों पर तमाम जातियों को रखा, और अपने रिपोर्ट में 3743 जातियों को पिछड़ा वर्ग की सूची में डाला। तो मंडल आयोग का जो रिपोर्ट आया पिछड़े वर्गों के लिए, वह रिपोर्ट नौकरी के साथ साथ अन्य जगहों पर उसको मंडल साहब ने दिया। तो इंदिरा गांधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने से बचती रही। जब पुनः जनता दल की सरकार बनी 1990 में, तो फिर उसको काफी दबाव के बाद उसको लागू किया गया मंडल कमीशन को। तो मंडल कमीशन का जो लागू किया गया उसमें 40 पॉइंट थी, और 40 पॉइंट में मात्र 2 पॉइंट को लागू किया गया, और वह भी आधा अधूरा लागू किया गया, और पूरा लागू नहीं किया गया। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, इंदिरा साहनी का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, यह फैसला जो है मंडल कमीशन का वह सही है। अब देखा जाएगा कि ये सबसे पहले जो खुली प्रतियोगिता होती है छात्रों के बीच में, उसमें ओबीसी का अभ्यर्थी को निर्धारित कोटा में उनको बहाली होगा, लेकिन उसमें यह बात जरूर था कि जो निर्धारित कोटा है उस कोटा में जो तेज लड़के हैं, जो मेरिट में आगे हैं, उसको उसमें समाहित नहीं किया जाएगा, क्योंकि 27% का जो आरक्षण मिला, और कोई लड़का हाईएस्ट तेज है और ब्रिलियंट है, वह 80% से 90-100% नंबर ले आया, तो वैसे लोगों को, वैसे छात्रों को जनरल कैटेगरी में रखना है। लेकिन आपको देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक फिर केस आया केशवानंद भारती का। उसमें केशवानंद भारती के केस में कह दिया कि उसका लिमिटेशन 49% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा, तो ओबीसी को वहां पर भी नुकसान उठाना पड़ा गया। दूसरी बात रह गया कि मंडल साहब ने जो प्रमोशन में रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो जो हमारा प्रमोशन होगा उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था मंडल साहब ने किया, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण आज तक ओबीसी को नहीं मिला। और चूंकि मंडल कमीशन आधा अधूरा ही लागू हुआ, तो मंडल कमीशन जब लागू पूरा हुआ नहीं, उसमें 40 बिंदुएं थी, तो 40 बिंदु में मात्र 2 बिंदु आधा अधूरा लागू किया, और उसमें एक क्रीमी लेयर ले आया। तो क्रीमी लेयर लाने के बाद वह निष्क्रिय हो गया।
आखिर 2014 में 314 IS जो है हमारा ओबीसी का छट गया, इसलिए कि वह ओबीसी के कैटेगरी में आ गया। अब देखा जाएगा कि जो हमारा ओबीसी को जो आया है मंडल रिपोर्ट में, उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अभ्यर्थियों को जिस तरह से प्रमोशन में आरक्षण, जिस तरह से जनसंख्या के आधार पर उसको आरक्षण, अब देखिएगा कि 1931 के जनगणना के अनुसार शेड्यूल कास्ट को 12% आरक्षण मिला था, लेकिन 71 में जब जनगणना हुआ तो उसकी जनसंख्या के अनुसार उसका बढ़ाकर 15% कर दिया गया। तो ये सब बैकवर्ड क्लास के लिए जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया वह मुक्ति का द्वार बनकर आया, और क्योंकि अभी लागू ही नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अब रह गई बात कि जहां निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर में भी मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू होना चाहिए, और उसमें अगर आंशिक रूप से भी सरकार अगर उस प्राइवेट सेक्टर को मदद करती है, सहयोग, आर्थिक सहयोग करती है, तो वहां पर भी मंडल आयोग के अनुसार रिजर्वेशन होना चाहिए और रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलना चाहिए। अब रह गई बात जो शिक्षा के स्तर पर, अब मंडल साहब ने 3743 जातियों को इस जो कैटेगरी किया कि पिछड़ा हुआ है, जो शिक्षा के क्षेत्र में है पिछड़ा हुआ है, तो जो प्रायोगिक शिक्षा हो गया या उसमें वैज्ञानिक शिक्षा हो गया, व्यवसायिक शिक्षा हो गया, तो इसमें भी बैकवर्ड क्लास को आरक्षण मिलना चाहिए था, और उसके लिए जितना सुख सुविधा हो सब कुछ देने का प्रावधान मंडल कमीशन में है, क्योंकि बैकवर्ड क्लास के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अब सरकार इतना फीस बढ़ा दिया है कि उसमें लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो मंडल कमीशन के रिपोर्ट में आया कि जहां बहुलता है वहां बैकवर्ड क्लास के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था सरकारी स्तर पर होना चाहिए, और सरकार को हॉस्टल में रहने के लिए और वहां के छात्रों को जो बैकवर्ड क्लास का है उसको रहने, खाने पीने सारा सुख सुविधा मिलना चाहिए, और उसके लिए कोचिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, तो प्रतियोगिता में जाके हम उच्च वर्ग की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन यह भी लागू नहीं हुआ। अब देखा जाएगा कि शैक्षणिक क्षेत्र में तो आ गया बात, अब रह गई बात कि यहाँ के जो महिलाएं हैं, तो मंडल साहब ने जो निर्धारित किया था कि जो महिलाएं खेत में काम करती है, जो पिछड़ा वर्ग में वही रहेगा, जो मजदूरी करता है, तो जो मजदूरी करने वाला वर्ग है वह पिछड़ा वर्ग है, लेकिन आज तक इसको नहीं लागू किया गया। अब रह गई बात कि जो जहां हमारा धनी आबादी है वहां पर भी हमको कहीं कुछ लाभ मिलना नहीं मिल रहा है। अब रह गई ओबीसी विद्यार्थियों के लिए, तो अलग से उसके हॉस्टल का व्यवस्था नहीं हुआ। आज तक एक भी पूरे देश में एक भी जगह सरकारी हॉस्टल ओबीसी के लिए नहीं बना, और सरकारी हॉस्टल में रहने का, खाने का सारी सुख सुविधा सरकार को मुहैया कराना था, वह भी नहीं मिला। तो देखा जाएगा कि ओबीसी विद्यार्थियों के लिए जो वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज है उसमें भी 27% की उसको भागीदारी मिलनी चाहिए थी। अब आरक्षण से प्रवेश पाने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको तकनीकी तौर पर और प्रोफेशनल तौर पर इंस्टीट्यूट में विशेष कोचिंग की व्यवस्था होना चाहिए, जो नहीं हुआ। और गांव में देखा जाएगा कि हमारे समाज के लोग गरीब तबके के लोग हैं, पेशागत जुड़े हुए हैं। अब गांव में बर्तन बनाने वाले लोग हैं, तेल निकालने वाले लोग हैं, और बढ़ी हैं, लोहार हैं, ये सारे वर्ग जो हैं संस्थागत, इनको संस्थागत वित्तीय और तकनीकी सहायता मिलना चाहिए, लेकिन आज तक यह नहीं मिला, और इसको विशेष तौर पर प्रशिक्षण भी देना है, लेकिन सरकार इस पर तो कुछ चर्चा ही नहीं करती है। और दूसरी बात रह गई कि छोटे और मंझले जो उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए जो विभिन्न वित्तीय तकनीकी और एजेंसियां हैं
और लाभकारी प्रभावशाली तबके के सदस्य को उठा पाने में सक्षम है। इसे देखते हुए बहुत सारी जरूरी है कि पिछड़े वर्ग को वित्तीय तकनीकी और सहायता मिलना चाहिए। जब तक वित्तीय और तकनीकी सहायता पिछड़े वर्ग को नहीं मिलेगा तब तक कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, मझौले उद्योग वो नहीं लगा सकते हैं। सरकार क्या कर रही है, सारा का सारा पैसा बड़े बड़े कंपनियों को दे रही है। अब नया कृषि कानून ले आया है, उस पर भी बहुत बार चर्चा हुआ। तो यहाँ जो गरीब किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए मंडल कमीशन में सारा कुछ व्यवस्था है, लेकिन यहाँ कुछ लागू नहीं हुआ। जहां तक पेशागत समूह की सहकारी समितियां बना, उसमें देखा जो देखभाल करने वाला जो पदाधिकारी होगा, वह पदाधिकारी उसी वर्ग से होना चाहिए जिस वर्ग के लिए यह बना है। लेकिन होता क्या है कि उसमें सवर्ण जाति को, उच्च वर्ग को अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि कालेलकर आयोग बना, कालेलकर आयोग का जो अध्यक्ष था वो जात का ब्राह्मण था, और जब आयोग ब्राह्मण था और किसका कर रहा था आयोग, हम बैकवर्ड क्लास का, तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को ही इसमें प्रतिनिधित्व करने के लिए और उसका सदस्य बनाने के लिए, उस पर जो निगरानी करने के लिए उसके पदाधिकारी हो, उसी वर्ग से होना चाहिए। ऐसे क्या होगा कि अगर उच्च वर्ग के लोग आ जाएंगे तो उसका शोषण करेंगे और उसका घुसने से रोकना चाहिए। जहां तक बात रह गया औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में भी ओबीसी की हिस्सेदारी नगण्य है। आज तक एक भी उद्योग, बड़े बड़े उद्योग ओबीसी के पास नहीं है। जो भी उद्योग है वह उच्च वर्ग के लोगों के पास है। तो वहां पर अब सरकार जब तक हमको ओबीसी के कारोबार में, प्रतियोगिता में हमको आर्थिक, तकनीकी और अन्य तरह की सुविधाएं नहीं देगी तो उसमें हम इंटर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर दो तरह का होता है, पब्लिक इंटरप्राइजेज और प्राइवेट इंटरप्राइजेज। तो पब्लिक इंटरप्राइजेज और पब्लिक इंटरप्राइजेज में भी ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए मंडल कमीशन के अनुसार, लेकिन आज तक नहीं मिली। अब देखा जाएगा सभी राज्य सरकार कंक्लूड कर रहे हैं 2 मिनट में, सभी राज्य सरकारों को भूमि सुधार कानून लागू करना। यहाँ जो है कि जमींदारी प्रथा है, जो बैकवर्ड क्लास के लोग जिसमें 3,743 जातियां हैं, उनके पास कोई जमीन नहीं है, वह खेतिहर मजदूर हैं। तो जो खेतिहर मजदूर हैं आज वो मजदूर हो गए हैं। तो मंडल कमीशन में यह आया है कि सरकार को ऐसे प्रगतिशील भूमि सुधार कानून लागू करना चाहिए जिससे देश भर के में मौजूदा उत्पादन संबंधों में ढांचागत और प्रभावी बदलाव लाया जा सके। क्योंकि अब एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है कि सरकार के जो जमीन है, अनावाद बिहार सरकार, अनावाद सर्वसाधारण, तो करोड़ों एकड़ जमीन सरकार के पास है जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के दे रही है। मंडल कमीशन में है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को जिस तरह से सीलिंग से फालतू जो जमीन है, भूमि है, उसको देती है, उसी हिसाब से बैकवर्ड क्लास को भी देना है। और कुछ ऐसे पेशे हैं जैसे मछुआरा हो गया, बंजारा हो गया, बसफोड़ हो, 2 मिनट रुकना, बसफोड़ हो गया, ये सारी जातियां जो है आज भी अछूत ही अछूत है। और जब अछूत ही अछूत है तो उनको कहाँ रखा जाएगा, उसकी गिनती कहाँ होगी? ताकि उसको बैकवर्ड क्लास में रखिए, शेड्यूल क्लास में रखिए, शेड्यूल क्लास में रखिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब देखा जाएगा कि जमींदारी प्रथा जो आज तक है उसको खत्म करना चाहिए। भूमि सुधार कानून जो मंडल कमीशन में है और लाना चाहिए, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार पिछड़े वर्ग के लिए एक अलग मंत्रालय की व्यवस्था करे। ओबीसी के लिए मंत्रालय का अलग व्यवस्था हो, अलग विभाग हो, मंत्री उसका ओबीसी हो, तब जाके हम समझते हैं कि उसके हित की बात होगा। लेकिन यहाँ नहीं होता है, ओबीसी का कोई मंत्रालय नहीं है, ओबीसी का कोई कहीं बजट बनाने का प्रावधान ही नहीं है, तो मंडल कमीशन लागू कैसे होगा?
अब पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग जो विकास निगम है, उसमें देखिएगा तो पिछड़ा वर्ग विकास निगम में भी सवर्णों को भर दिया जाता है। जब हमारा विकास की बात होता है, जब हमारे विकास की बात होता है तो अब उसमें भी हमको कुछ मिलता जुलता नहीं है मैडम। तो इस तरह से जी मंडल आयोग का जो रिपोर्ट है वह जब तक लागू नहीं होगा पूरा पूरी, उसके लिए हमारे जो पूना पैक्ट में समझौता हुआ वह भी जिम्मेदार है, क्योंकि वहां जो हम जीत के जाते हैं शेड्यूल कास्ट के नाम पर, बैकवर्ड कास्ट के नाम पर, वह चमचे जीत के जाते हैं, और जब तक ये चमचे वहां रहेंगे तब तक हमको अधिकार नहीं मिलेगा। और इसके लिए पीपीआईडी जो है लागू करने का वचन देती है, जिसका दोनों हाथ है, एक सामाजिक हाथ है, एक राजनीतिक हाथ है। बाबा साहब फुले और सारे महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए जिस दिन हम सत्ता में आ जाएंगे सारा कुछ बदल देंगे, और बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी को सारा अधिकार दे देंगे। जरूर देंगे सर, जरूर। धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से आपने दी है, धन्यवाद सर। मैं अभी जानना चाहूंगी एडवोकेट वर्मा सर। सर, आपने बताया कि मंडल कमीशन आयोग के सिफारिशें जो प्रावधान थे वो 40 बिंदु थे, उनसे से 2 ही बिंदु उन्होंने लागू किए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर 52% ओबीसी के हक में ये प्रावधान थे तो इसे क्यों लागू नहीं किया गया, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी सिर्फ 2? हाँ जी, निश्चित तौर से जो ओबीसी 52% है, ऐसा जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से देश की सत्ता में, देश की सत्ता के जो केंद्र हैं, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, तीनों अंग में, और एक चौथा एक सो कॉल्ड है जो मीडिया जिसे बोलेंगे अनुच्छेद 19 के अनुसार आया है। तो ये मीडिया, ये चारों स्तंभ में जिन लोगों का प्रतिनिधित्व है वो सभी, माने कार्यपालिका वाले, व्यवस्थापिका वाले, न्यायपालिका वाले और जनमत तैयार करने वाले, इन सब में प्रतिनिधित्व किनका है? 3.5% वालों का। तो 3.5% वाले इस 52% समाज के साथ साथ संपूर्ण भारत देश के मूल निवासी बहुजन समाज से वैचारिक रूप से दुश्मनी रखते हैं, और वैचारिक रूप से दुश्मनी रखने के कारण उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। भारत के संविधान ने जो लोकतंत्र की व्यवस्था दी, उस लोकतंत्र की व्यवस्था के बावजूद वो लोग पहुंचे जो अल्पमत में। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुमत का सरकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ अल्पमत वाले की सरकार, और वो सरकार के साथ साथ तीनों अंग में बहुतायत के रूप में शामिल है। तो ऐसी स्थिति 52% जनसंख्या जिसकी है उसे इसलिए अवसर नहीं मिला, 52% प्रतिनिधित्व नहीं मिला, क्योंकि यह सोए हुए लोग थे, और आपस में इन 52% लोगों के बीच में जो 3743 जाति के रूप में गिनाए गए हैं, उन 3743 जातियों में और अधिक जातियां माने उपजातियों में विभक्त हो गए, और जाति को समाज कहने लगे। माने एक उप जातियां हैं, किसी जाति के 5, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20, इस तरह से 40,000 से अधिक जातियों और उपजातियों के संगठन हैं, और वो संगठन के नाम पर एक दूसरे का विरोध करते हैं, कभी भी समाज निर्माण की बात नहीं कर पाए। तो जब समाज निर्माण की बात नहीं कही गई तो समाज का उत्थान कैसे होगा? तो 52% समाज में 3743 जातियों से अधिक संगठन बन चुके हैं, और वो संगठन आपस में एक दूसरे उपजाति को ही समाज कहकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जाति कष्ट का कारण बन चुकी है, और जाति में जब तक हम रहेंगे तब तक हम अल्पमत में रहेंगे, और अल्पमत में रहने वाले व्यक्ति की कोई सुनता नहीं है। जब हमारे पास बहुमत होगा तब हम अपनी बात कह पाएंगे। तो 52% समाज एकजुट नहीं है। मूल निवासी बहुजन समाज जो 85% समाज जो 90 के लगभग अब है, उनके एकजुट होने के लिए हमने मूल निवासी पहचान, जो हमारी गौरवशाली पहचान है, उस गौरवशाली पहचान को स्टेब्लिश करने का सिद्धांत
अपनाया हुआ है। और इस सिद्धांत के माध्यम से निश्चित तौर से जिस दिन हम सत्ता में आएंगे और सत्ता में आने के बाद जो संविधान ने सभी के कल्याणों की बात कही है, भारत के रहने वाले समस्त नागरिकों के कल्याण की बात कही है, तो उन तमाम लोगों का जब कल्याण होगा तो लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित हो पाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मंडल साहब ने उस समय अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उस समय उन्होंने भी कहा कि इस देश में जाति आधारित जनगणना होना आवश्यक है, क्योंकि जाति आधारित जनगणना न हो पाने के कारण किसको कितना मिलना चाहिए, कितनी संख्या है, उसका हम ठीक अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो जब ठीक से अंदाजा नहीं लगा सकते तो समान वितरण नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमारे अभी पूर्व वकील साहब ने कहा कि जो सीलिंग एक्ट का एक मामला था, उस सीलिंग एक्ट के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी जमीनों को जिसमें किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का बहुतायत में एक संख्या से अधिक, मान लीजिए पैमाना निर्धारित है, उस पैमाने से अधिक भूमियां उनके स्वामित्व में, उनकी अधिपत्य में है, तो उनको अधिग्रहित करके जिस तरह से एससी और एसटी वर्ग के लोगों को जमीनें आवंटित की गई, उसी तरह से भूमि सुधार के अंतर्गत ऐसे श्रमिकों को जो भूमिहीन हैं उन्हें भूमियां प्रदान की जाए। तो ये जो जाति आधारित जनगणना है, जाति आधारित जनगणना के माध्यम से यह स्पष्ट होगा कि इस देश में रहने वाले किस वर्ग की संख्या स्पष्ट तौर पर कितनी है। और जब ये क्लियर हो जाएगा तो निश्चित तौर से वो जिन्हें वंचित किया गया है, जिन लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है, वो उठ खड़े होंगे। काहे के लिए? क्रांति के लिए। और निश्चित तौर से जब उनके सामने एक उद्देश्य होगा कि हमें जो मिलना चाहिए नहीं मिल पाया, और जो नहीं मिल पाया वो गया कहां, जिस दिन खोजबीन चालू होगी तो निश्चित तौर से पता चलेगा कि जो हमारे खिलाफ वैचारिक दुश्मनी रखने वाला व्यक्ति है, उसके पास, उस समुदाय के पास हमारे हिस्से की पूरी संपत्ति, पूरी जमीन, पूरी नौकरियां, पूरी शिक्षा, सब कुछ उसके पास चला गया। तो उनसे हम आगे की ओर उनसे संघर्ष करने की स्थिति में ना आए, इसलिए उनके द्वारा ऐसी स्थितियां निर्मित की गई कि उन वर्गों को जाति आधारित जनगणना करा के उनके प्रति चेतना का भाव उत्पन्न ना हो। चेतना का भाव उत्पन्न ना होगा, वो अपने हिस्से की मांग नहीं करेंगे, इसलिए वो ऐसा करते हैं और बोलते जाति आधारित जनगणना कराने से जातिवाद बढ़ेगा। इस तरह की जो बातें उनके द्वारा कही जाती है, उनसे का कोई भी भारतीय संविधान के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो कोई भी उल्लेख ऐसा नहीं है। भारत का संविधान सबके कल्याण की जो बात करता है। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया कि इनको 52% हक क्यों नहीं मिला, 52% हक इसलिए नहीं मिला कि इन 52% लोगों के अंदर अभी एक होने की भावना का विकास नहीं हुआ। वो 52% लोग 3000 से ज्यादा जातियों में, उपजातियों बटे, और उनके उतने सारे संगठन बन गए। तो वो संगठन के कारण भेदभाव बना के चल रहे हैं और वो आगे आने की बात नहीं सोचते हैं। मेरे तरफ लाइट चली गई है, इस कारण से दूसरे को अवसर दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि ये 52% लोग हैं, जाति जाति में विभाजित है, एक संग नहीं हो रहे हैं, और जब तक जातिगत जनगणना नहीं होती है तब तक यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज क्रांति के लिए उठ नहीं खड़े होंगे। धन्यवाद सर। इसके बाद मैं कुशवाहा सर से पूछना चाहूंगी कि सर, आज की हमारी चर्चा का विषय ही यही है कि मंडल कमीशन की सिफारिशें ओबीसी मुक्ति का द्वार। तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि किस तरह से ये मंडल आयोग के प्रावधान है, किस तरह से ओबीसी मुक्ति के द्वार है, इसके बारे में आप थोड़ा विश्लेषण कीजिए सर। कुशवाहा सर। हेलो कुशवाहा सर, माइक अनम्यूट कीजिए सर। कहाँ है? नहीं हुआ अनलोड। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, तो जो रखा गया बात कि मंडल कमीशन के बारे में कि कैसे मुक्ति का द्वार है, तो सबसे पहले आप देखा जाएगा मैडम कि बैकवर्ड क्लास का जितना भी अधिकार हमने रखा मंडल कमीशन के रिपोर्ट के माध्यम से, जो 40 बिंदु आया, उसमें तो मात्र 2 बिंदु आया है। तो अब देखा जाएगा कि कितने लोगों को नौकरी लग गया। अब नौकरी में अभी तक
मंडल कमीशन का रिपोर्ट में जो 27% है वह लागू नहीं हुआ। अब 30 साल हो गया मैडम, और 30 साल में बैकवर्ड क्लास को कहीं 6%, कहीं 11% यही उसको मिला है। और जहां 30 साल में 6% और 7% मिलेगा तो मंडल कमीशन का वजूद क्या रह जाएगा। अब रह गई बात कि इसका जो मुक्ति का द्वार है तो इसमें 40 बिंदु हैं। महिलाओं के जो है जो समस्याएं हैं, महिलाओं के जो जरूरत है उसको भी मंडल कमीशन में लाया गया है। और जातिगत जनगणना की बात है, आखिर 1931 में अंग्रेज ने जातिगत जनगणना किया और जातिगत जनगणना करने के बाद उसी को आधार बनाया गया। जब आधार बनाया गया 1931 की जनगणना को और मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया, लेकिन 30 साल के बाद कितने जो स्वर्ण जातियां हैं, जैसे मोट घाटी बनिया जो मोदी जी का है, ये तो 2002 में बैकवर्ड क्लास में ले आया। उसके साथ 10 जातियों को लाया जो स्वर्ण क्लास में था, उसको बैकवर्ड क्लास में लाया, तो स्वर्ण क्लास का जो जनसंख्या था वो तो घट गया और बैकवर्ड क्लास का जनसंख्या जो था वो बढ़ गया। कई कई राज्यों में बैकवर्ड क्लास को अति पिछड़ा में लाया गया, ओबीसी में लाया गया, तो ओबीसी का बढ़ गया। अब वहां देखा जाएगा कि उसको शेड्यूल कास्ट में ले गया और शेड्यूल ट्राइब्स में ले गया। जैसे लोहार जाति की जो है वह बैकवर्ड क्लास में था, उसको ले चला गया कहाँ, तो शेड्यूल ट्राइब्स में। जब शेड्यूल ट्राइब्स में आ गया तो उसकी 7% जो जनसंख्या थी तो वहां जाके भीड़ हो गया। लेकिन सवर्णों की जो जनसंख्या था उसको तो घटा दिया गया, बैकवर्ड क्लास की जनसंख्या को बढ़ा दिया गया और प्रतिशत जो आरक्षण का था उसको कुछ नहीं किया गया। तो यहाँ देखा जाएगा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हमारी जनसंख्या 90%, 85% है तो हमको मिलना चाहिए था 85%, जो संविधान कहता है, जो भारत का कानून कहता है। लेकिन यहाँ एक न्यायपालिका ऐसा बैठा हुआ है कि जब भी कुछ होता है तो न्यायपालिका उसको डील कर लेता है। न्यायपालिका में मात्र 20 घराने के लोग जो स्वर्ण क्लास के हैं, उच्च वर्ग के हैं, वही उसको डील करता है। और आज तक बैकवर्ड क्लास का कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बना। कोलेजियम ले आएगा। संविधान को कितना तोड़ा मरोड़ा गया है कि बैकवर्ड क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जितने अधिकार दिए गए थे सारे के सारे अधिकार को खत्म कर दिया गया है। तब देखा जाएगा कि जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट जब आम जनता के बीच में जाएगा, अभी तो लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मंडल कमीशन से क्या हुआ, हम अगड़ा बन गए। लोग का यही कहना है कि मंडल कमीशन लागू हुआ, आरक्षण लागू हुआ तो क्या हम अगड़ा बन गए, लेकिन नहीं, अगड़ा नहीं बने। लेकिन जिस अब देखा जाएगा मैडम कि मंडल कमीशन से जो बैकवर्ड क्लास का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग एसपी बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं, तो बड़े बड़े पदाधिकारी जो बनते हैं उसका भौतिक लाभ तो उसके परिवार को मिलता है, उसे आम पब्लिक को तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसका जो है दूर तक, काफी दूर तक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। यह सोचना पड़ेगा। जब तक यह जागृति हमारे समाज को नहीं आएगा कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव पूरे समाज को मिल रहा है, पूरे समाज में जागृति आ रहा है, तब तक मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू पूरी नहीं होगा। जब पूरी मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए तो बैकवर्ड क्लास के लिए तो मुक्ति मिल जाएगा। जितने अधिकार हैं, अब जैसे मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को विधायिका में आरक्षण मिला हुआ है, ओबीसी को तो है ही नहीं। ओबीसी को तो सिर्फ किरानी और चपरासी में मिल रहा है। लेकिन एसपी और कलेक्टर बनने के लिए भी, जज बनने के लिए भी मंडल कमीशन में जो प्रावधान किया गया है उसको मिलना चाहिए। जब हमारे लोग जज, कलेक्टर और सब कुछ बन जाएंगे तो फिर मुक्ति तो मिलेगा ही। हमने कहा पहले ही कि उसका भौतिक जो लाभ है एसपी और डीएम को तो उसके परिवार को मिलता है, लेकिन उसका जो दूर तक के जो मैसेज जाता है वो पूरे समाज को मिलता है। बहुत लोग कहता है सर मैडम, स्वर्ण लोग, उच्च वर्ग के लोग कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। क्यों खत्म कर देना चाहिए? अभी तक तो 30 साल में लागू तुम किया मंडल कमीशन के रिपोर्ट को।
जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू नहीं हुआ, अब 2 बिंदु पर लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट उसको बार बार इंदिरा साहनी का केस आया, उसके बाद उसमें भी रोक दिया। जब हमको मंडल कमीशन का रिपोर्ट पूर्णतः लागू नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट में बैठा जज जो उच्च वर्ग के है वो देख रहा है, तुरंत डील कर लेता है। जब इस तरह की बातें आ जाती है तो मंडल कमीशन को हम द्वार द्वार तक नहीं ले जा पा रहे हैं। जब तक मंडल कमीशन में सारे अधिकार है मैडम, मंडल कमीशन में ओबीसी के लिए सारा का सारा अधिकार है, और जब सारा का सारा अधिकार मंडल कमीशन से पूरा हो जाएगा तो हम समझते हैं कि मंडल कमीशन के लागू होने से बैकवर्ड क्लास का मुक्ति का द्वार मिल जाए। निश्चित सर, निश्चित रूप से मिल जाएगा। अब हम चर्चा की आखिरी की ओर चल रहे हैं। मैं एडवोकेट वर्मा सर से इस चर्चा के जरिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? संक्षिप्त में अपनी बात रखिए सर। जी, आखिरी संदेश क्या? जैसा कि अभी हमारे साथी अधिवक्ता कुशवाहा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो मैं वर्तमान समय में देश की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुसार देश के तमाम लोगों से यह आग्रह करूंगा, यह संदेश देना चाहूंगा कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप में लागू कराने के लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए, भारतीय संविधान को जानना चाहिए। भारतीय संविधान के माध्यम से यदि हम लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित कर सकते हैं, कानून का राज्य स्थापित कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की अवधारणा वाला यह देश हम बना पाएंगे। और जैसा कि बाबा साहब ने भी इस दिशा में कहा था कि लोकतंत्र शासन प्रणाली की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें रक्त की एक बूंद गिराए बगैर सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। तो यह लोकतंत्र के टूल्स को हम उपयोग करें और उस टूल्स के उपयोग करने के बाद हम अपनी सत्ता यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में जाने के रास्ते खोलें। क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार जो व्यवस्था, जो भारत के संविधान की व्याख्या होनी चाहिए, वह व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं की जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम सरकार में होते, हम यदि पीपीआईडी की सरकार बनाते हैं, तो निश्चित तौर से हम अनुच्छेद 312 के अनुसार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन करेंगे और भारतीय संविधान की व्यवस्था के खिलाफ जो उसमें हमने प्रावधान है, बाबा साहब ने जो प्रावधान दिए, उन प्रावधानों के खिलाफ जो जजेस निर्णय पारित करते हैं उनके खिलाफ हम 124 अनुच्छेद का उपयोग करते हुए उन्हें महाभियोग लगाकर उन्हें उस पद से हटाएंगे और निश्चित तौर से उनके खिलाफ हम कार्रवाइयां करेंगे। तो ऐसा विश्वास समाज के अंदर जगाना चाहते हैं BS4 के माध्यम से कि भारतीय संविधान के माध्यम से ही हम इस देश में संपूर्ण नागरिकों को, देश में केवल मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को नहीं, सभी लोगों का कल्याण सन्निहित है भारतीय संविधान में। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी को भी उनके अधिकारों से, उनके मानवीय गुणों से, मानवीय अधिकार जो है, मानवीय गरिमा है, उनसे हम वंचित करने की बात नहीं करते। तो पीपीआईडी को हम लेकर जाएंगे और पीपीआईडी के माध्यम से हम इस देश की सत्ता बनाएंगे और जब सत्ता बनाएंगे तो निश्चित तौर से हम भारतीय संविधान को पूर्ण रूप में लागू करेंगे और जो जजेस हैं और भारतीय संविधान के खिलाफ वो निर्णय देते हैं उन्हें हम अक्षम बताएंगे और उन्हें बताएंगे कि ये संविधान को समझने में असमर्थ हो चुके हैं, इसलिए कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ही कर देंगे। और निश्चित तौर से हम अपने देश में मूल निवासी बहुजन समाज की सरकार बना के सबका कल्याण, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना को हम प्रतिस्थापित करेंगे और लोक कल्याणकारी राज्य बनाकर बाबा साहब ने जो कल्पना की थी, जो हमारे रविदास जी ने कल्पना की थी कि ऐसा चाहूं राज में सबकन को मिले अन्न, छोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। और ये लास्ट में उन्होंने कहा था बेगम पूरा, माने जहां मानव निर्मित किसी प्रकार की समस्याएं लोगों के लिए नहीं रहेगी, ऐसा भारत हम बनाएंगे। लेकिन आज हमारी समस्याओं का कारण है मानव। ये देश की जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने हमारी समस्याएं बनाई है, तो उन समस्याओं को हमें यदि हल करना है तो भारतीय संविधान के माध्यम से हम हल कर सकते हैं और उसके लिए हमें आगे पहल करना पड़ेगा। निश्चित तौर से जनमत तैयार करेंगे और जनमत तैयार करके हम इस देश के लोगों के हित की बात करने की जो अवधारणा भारतीय संविधान से पूर्ण रूप में लागू करेंगे। जय भीम, जय मूल्यवासी।
जी सर, धन्यवाद सर। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ कही है। धन्यवाद सर। मैं कुशवाहा सर जी से इस चर्चा के जरिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? सर संक्षिप्त में अपनी बात रखिए, समय की जी कमी की वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। ठीक है। मैडम, जब आरक्षण मंडल कमीशन लागू हुआ था तो उच्च वर्ग के लोग जगह जगह पर आंदोलन शुरू किया, आत्महत्या किया, आग लगाकर मर गया और सारा कुछ जो आरक्षण लागू हुआ था उसके में आरक्षण विरोधी आंदोलन चलाया। अब देखिएगा मैडम कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति चल रही है, कारे और गोले की नीति है। तो जब वहां रंग भेद की नीति चल रही है तो श्वेत वर्ण के लोग के सीना में कलेजा पर सांप लौटता है, उनको तकलीफ होता है। और जब भारत में जो 85% ओबीसी के लोग, SC ST के लोग हैं, तो इनका भी जो कलेजा है उच्च वर्ग के लोगों को उसका कलेजा सुलगता है और निचली जातियों का कलेजा को देखिएगा कि वो लोग बराबर प्रताड़ित करता है। लेकिन अगर निम्न जातियों के ताकत और सम्मान के लिए राष्ट्रीय केक में से एक छोटा सा भी टुकड़ा अगर दे दिया जाए ओबीसी और SC ST को, तो सत्तासीन के जो वर्ग हैं, इन वर्गों को आरक्षण के खिलाफ असंतोष को लेकर जो तमाम भारी भरकम तर्क दिए जा रहे हैं, वे सारे कुतर्क हैं और उनका कलेजा भी सुलगता है। तो इस परिस्थिति में देखा जाएगा कि जनसंख्या हमारी 85% है। प्रावधान मंडल कमीशन जो बैकवर्ड क्लास के लिए है, आज तक सही ढंग से लागू नहीं हुआ। तो हम सारे श्रोता को, भारत के मूल निवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारा मुक्ति का मार्ग जो है वह मंडल कमीशन में है। बाबा साहब अम्बेडकर से लेके सारे महापुरुषों का जो मिशन है उस मिशन में है। जब हमारे महापुरुषों का मिशन, जगदेव बाबू का मिशन, पेरियार का मिशन, सारे लोगों का मिशन का समावेश मंडल कमीशन में है, लेकिन उसको लागू नहीं हो रहा है। अगर हमारे महापुरुषों, जो बामसेफ ने भी तो यही मिशन चलाया है, जो हमारे महापुरुषों का मिशन है, मंडल के मिशन में भी वो महापुरुषों का मिशन है। तो जब महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना है तो महापुरुषों के मिशन के माध्यम से ही हम राज सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। जब राज सत्ता पर हम कब्जा कर लेंगे तो व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी। जब तक सत्ता पर हम कब्जा नहीं करते हैं तब तक, अब देखिएगा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका और मीडिया में सारे उच्च वर्ग के लोगों का है। मंडल कमीशन के बाद माध्यम से अगर सारे बात आ जाता है तो हमको कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में अगर कब्जा हो जाता है तो 52% हम लोग हैं 1931 के जनगणना के अनुसार। आधी जनसंख्या तो हमारी है, तो हम संसद पर कब्जा आसानी से कर सकते हैं। तो हम अपने श्रोताओं को, भारत के मूल निवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के इशारा को समझिए और संसद पर कब्जा कीजिए, मंडल कमीशन को लागू कराइए, महापुरुषों के जीवन को, मिशन को आगे बढ़ाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को जय भीम, जय मूलवासी। धन्यवाद सर। महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए और मंडल आयोग के प्रावधान ज्यादा से ज्यादा लगाने के बाद ही हमारे मुक्ति द्वार है ओबीसी का, यह आप कह रहे हैं। आज के इस लाइव चर्चा का जो विषय था, मंडल कमीशन की सिफारिश से ओबीसी मुक्ति का द्वार, इस विषय पर यहाँ मान्यवरों ने आके हमें प्रबोधित किया, बहुत जानकारी दी। इसके लिए MNT न्यूज नेटवर्क की तरफ से मैं सभी वक्ताओं का, समाज चिंतकों का धन्यवाद अदा करती हूँ और यह चर्चा यहीं पे समाप्त हुई ऐसे मैं घोषित करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। जय भीम, जय मूलवासी। साथियों, कल गुरुवार 26 अगस्त को रात 8:30 बजे का विषय है, मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ओबीसी को पदोन्नति में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस विषय पर चर्चा करेंगे मूल निवासी DN सिंह सर और मूल निवासी महेंद्र सिंह लोधी सर। मैं आपसे विनती करती हूँ
कि आप इस प्रोग्राम को जरूर सुनिए। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवाद।